हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो आज से हम चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो अभी तक जनवरी का जो करंट अफेयर है, जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वो ही हम कवर करेंगे। तो अभी 12 तारीख तक का हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें देखना है, इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विस। तो एयर इंडिया सबसे पहली एयरलाइन बन गई है, फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू रोल आउट वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज ऑन बोर्ड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। लाइक जिन्होंने भी फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा उन्हें पता होगा कि फ़ोन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो वाईफाई विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज ऑन द एयरलाइन एयरबस A350, बोइंग 7879 एंड सेलेक्ट एयरबस A321 नियो एयरक्राफ्ट। तो ये पार्टनरशिप किसकी किसकी है? नेल्को इन पार्टनरशिप विद पैनासोनिक एवियोनिक्स कॉर्पोरेशन। तो ये जो है ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये काम करेगा, ठीक है, सैटेलाइट से और एयर टू ग्राउंड सर्विस से। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ इन फ्लाइट वाईफाई वर्क्स। तो मल्टीपल वाईफाई एंटीनाज लगे होंगे एयरक्राफ्ट के केबिन में, विच गेट सिग्नल्स फ्रॉम पैसेंजर्स डिवाइसेस। द सिग्नल्स आर सेंट टू एन ऑनबोर्ड सर्वर फ्रॉम दीज इन कैबिन एंटीना। देन टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या क्या है? इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सिस्टम प्राइमरली यूज टू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज रिक्वायरिंग स्पेशल एंटीना एंड अदर इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द एयरक्राफ्ट। तो वो दो टेक्नोलॉजी कौन सी है? नंबर 1 क्या है? एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी, और नंबर 2 है सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। तो एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी क्या है? इसका एंटीना जो है ये ग्राउंड पे जो टावर्स हैं उनसे कनेक्टेड होगा, इज यूजुअली प्लेस्ड अराउंड द प्लेन्स बेली विच पिक्स अप सिग्नल्स फ्रॉम द नियरेस्ट टावर ऑन द ग्राउंड और द ग्राउंड रिसीवर टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट। इसकी क्या लिमिटेशंस हैं एयर टू ग्राउंड की? तो द अवेलेबिलिटी ऑफ नियर बाय ग्राउंड टावर्स इज द बिगेस्ट लिमिटेशन एज नेटवर्क कुड ब्रेक। जैसे कि एयरक्राफ्ट कहीं वाटर के ऊपर से जा रहा है या फिर जंगल के ऊपर से जा रहा है जहाँ पे टावर नहीं है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी ब्रेक हो सकती है इफ द फ्लाइट पासेस ओवर वाटर बॉडी, डेजर्टेड लैंड और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी क्या है? द इंटरनेट इज ट्रांसमिटेड टू एयरक्राफ्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन थ्रू सैटेलाइट्स यूजिंग एंटीना माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट बॉडी। तो एयर टू ग्राउंड का एंटीना कहाँ लगा था? एयरक्राफ्ट की बेली पे, मतलब बिलो पार्ट पे, एंड सैटेलाइट बेस्ड का एंटीना लगा हुआ है टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट बॉडी पे। तो इसका एडवांटेज क्या है? ये ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये वाइडर कवरेज देता है एंड इट इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी व्हेन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ओवर रीजन्स विदाउट ग्राउंड टावर्स। ओके, ऑलराइट। द मरीन एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी अमेंडमेंट रूल्स 2024, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एज पर द न्यू नोटिफाइड रूल्स, इन फ्लाइट पैसेंजर्स विल बी अलाउड टू यूज इंटरनेट सर्विसेज थ्रू वाईफाई ओनली आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर परमिटेड फॉर यूज इन द एयरक्राफ्ट। मतलब जब अनाउंसमेंट हो जाए कि अब आप अपना फोन यूज कर सकते हैं, तभी ये सर्विस यूज की जा सकती है आफ्टर रीचिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स इन इंडियन एयर स्पेस। तो ऐसा क्यों होता है? जिससे कोई इंटरफेरेंस ना हो एंटीना से और आपके एयरक्राफ्ट में कोई भी माल फंक्शन ना होने पाए। ऑलराइट, द करेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिस्ट्रिक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज यूजिंग ड्यूरिंग क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट। जो क्रिटिकल फेज है वो क्या है? टेक ऑफ एंड लैंडिंग, एंड अप टू 3000 मीटर्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस विद टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क्स। ऑलराइट, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एयर इंडिया ने ये स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट इंडियन एयरलाइन होगी। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज है इसमें? तो एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी है और सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी है, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी ये ज़्यादा यूजफुल है। और फिर जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि 3000 मीटर के ऊपर जब भी आपको बोल दिया जाए कि आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आप इन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ फ्रंट रनिंग। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो फ्रंट रनिंग में एक स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे। हर्षद मेहता स्कैम तो सबने सुना होगा। तो उनके ही असिस्टेंट थे केतन पारिक। तो केतन पारिक ने एक स्कैम किया था कई सालों पहले जिसका नाम था पंप एंड डंप स्कैम, ठीक है। तो उसको केटन स्कैम के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद से जब ये पकड़े गए तो इनके ऊपर बैन लगा दिया गया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट अभी कुछ दिनों पहले ही केतन पारिक स्कैम 2.0 आया है। केतन पारिक स्कैम 2.0 ये हुआ। तो ये कौन सा स्कैम है? ये फ्रंट रनिंग स्कैम है, जिसको बाय बाय सेल स्कैम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक बिग क्लाइंट है, ठीक है, तो उसको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। तो उसने म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया। बट आप इस म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको ये पता है कि ये बिग क्लाइंट 300-400 करोड़ रुपए लगाने वाला है स्टॉक मार्केट में इतने टाइम पे, एटलीस्ट अज्यूम कर लीजिए 9:30 बजे लगाने वाला है। अब आपको ये न्यूज़ पता है, तो आप क्या कर रहे हैं? 9:29 पे आप अपना पैसा जो है लगा दे रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये क्या होगा? आपने अपना 10 करोड़ लगा दिया। अज्यूम करिए आपने अपना 10 करोड़ लगा दिया। तो जैसे ही 9:30 पे इस बिग क्लाइंट का 300-400 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में जाएगा इस म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू, तो ये जो है ये पंप करेगा और फिर आपका अपना फायदा हो गया। आपके ये 10 करोड़ जब भी प्रॉफिट में आ गए, आपने इनको 10 मिनट 15 मिनट बाद निकाल लिया, ठीक है। तो ये बाय बाय सेल स्कैम है, जिसे फ्रंट रनिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है? विंटर चारधाम यात्रा। तो चारधाम यात्रा मोस्टली जो है समर अराउंड में होती हैं। तो ये विंटर चारधाम यात्रा का क्या कॉन्सेप्ट है? लॉन्च्ड ऑन 8 दिसंबर 2024, द विंटर चारधाम हैज अट्रैक्टेड ओवर 15,000 पिलग्रिम्स बाय December 30, एमिंग टू एस्टैब्लिश उत्तराखंड
एज अ ईयर राउंड टूरिज्म डेस्टिनेशन। लाइक गर्मियों में लोग आते हैं और ठंडी में क्योंकि स्नोफॉल हो जाता है तो वहाँ पे टूरिज्म उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, तो ईयर अराउंड टूरिज्म को इफेक्टिव बनाने के लिए विंटर चारधाम यात्रा, और एक रिलीजियस पर्पस भी है इसका, तो इस वजह से उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ विंटर पिलग्रिमेज सर्किट लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, मींस विंटर मंथ्स व्हेन द चार धाम्स आर closed for visit due to heavy snowfall and harsh conditions in the region. Okay, the idols and symbols are moved to nearby temples which remain open during winters. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट फुटफॉल को बढ़ाने के लिए, बूस्ट द स्टेट्स इकोनॉमी एंड शो केस लेसर नोन डेस्टिनेशंस। जैसे जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, फेमस डेस्टिनेशंस हैं, वो तो सब जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जानते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बट जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव इसका हो गया है। तो अबाउट द विंटर अबोर्ड्स ऑफ चार धाम, जैसे जो हमारे चार धाम हैं, जो मिनी चार धाम बनाया गया है, तो वो क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये बंद रहते हैं, तो अब लोअर एल्टीट्यूड श्राइन्स बनाए गए हैं इनके लिए। तो गंगोत्री की विंटर सीट क्या है? मुखबा, जो कि उत्तरकाशी में होगी। यमुनोत्री की विंटर सीट खरसाली, उत्तरकाशी। केदारनाथ की विंटर सीट ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग में होगी। और बद्रीनाथ की विंटर सीट पांडुकेश्वर, चमोली में होगी। हमारे जो मेन चार धाम हैं वो कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका में, जगन्नाथ टेम्पल ये पूरी उड़ीसा में, और रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम तमिलनाडु में। ऑलराइट, तो ये जो है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, इन्हें क्या कहते हैं? छोटा चार धाम। तो इस छोटा चार धाम का ही विंटर चार धाम बनाया गया है, मुखबा, खरसाली और ओमकारेश्वर और पांडुकेश्वर। ऑलराइट, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक थिंग भी है, रिलीजियस थिंग भी है, और लेस नोन डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने के लिए भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, खरसाली, मुखबा, पांडुकेश्वर और ऊखीमठ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल क्या है? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द भारत पोल पोर्टल विच एम्स टू प्रोवाइड पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज इन इंडिया विद अ सीमलेस कनेक्शन टू इंटरपोल, द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी की तर्ज पे इंडिया में बनाया गया है भारत पोल पोर्टल, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करेगा इंटरपोल से। इसके बारे में जानते हैं। द भारत पोल पोर्टल इज एन इनिशिएटिव टू एनहांस इंडियाज इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज थ्रू स्ट्रीमलाइंड कोलैबोरेशन विद इंटरपोल। एम क्या है? स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस थ्रू इंटरपोल, फैसिलिटेट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग फॉर फास्टर एक्सेस टू इंटरनेशनल पुलिस कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल पुलिस को कोलैबोरेट करने के लिए भारत इंटरपोल बनाया गया है। तो अंडर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, developed by CBI. The Central Bureau of Investigation developed the portal and oversees its operation and integration with international law enforcement systems. Key features क्या हैं? Global network integration connects Indian investigation agencies to Interpol global network of 195 countries, enabling seamless collaboration for crime control and international investigations. Then next key feature क्या है? Access to Interpol database. Access to 19 type of Interpol databases aiding in crime analysis, prevention and the apprehension of fugitives. Then 5 मॉड्यूलर कंपोनेंट्स क्या हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो 5 मॉड्यूलर कंपोनेंट्स हैं, कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेज। तो कनेक्ट में क्या है? इंटीग्रेट्स ऑल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरपोल्स नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी न्यू दिल्ली। फिर इंटरपोल नोटिसेस फैसिलिटेट्स क्विक सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर नोटिसेस सच एज रेड कॉर्नर नोटिसेस। अभी नोटिसेस के बारे में हम आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन से कलर नोटिसेस होते हैं इंटरपोल के। देन थर्ड क्या है? रेफरेंसेस सिंप्लीफाई सीकिंग एंड प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन। Then broadcast provides real-time availability of requests for assistance from 195 countries. Resources manage documents and supports capacity building initiatives for law enforcement officers. Real-time interface includes a real-time communication system that ensures quick and effective data sharing among agencies, enhancing crime control measures. Expedited responses allows for faster handling of international and domestic requests, reducing delays in investigation and increasing efficiency. ये मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। Then support for trial in absentia. Trial in absentia क्या होता है? Enables prosecution of fugitives in their absence. जैसे कि कोई बाहर भाग गया, क्राइम करके अब्रॉड चला गया, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत पोल जो हमारा पोर्टल है वो हेल्प करेगा एजेंसीज को उसे पकड़ने में। Ensuring justice is served even if criminals have fled abroad. Alright? अब हम देखेंगे इंटरपोल के बारे में कुछ चीज़ें, जो कि बेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका पर्पस क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स लाइक टेररिज्म, ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1923। 195 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया हैज बीन अ मेंबर सिंस 1956। देन इसका स्टेटस क्या है? इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूएन सिस्टम का पार्ट है या नहीं, तो ये यूएन सिस्टम का पार्ट नहीं है। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? लियोन, फ्रांस में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। देन रोल क्या है? एक्ट्स एज द फर्स्ट पॉइंट टू कॉन्टैक्ट फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट एक्टिवली इन्वेस्टिगेट क्राइम्स।
ये एक्टिवली क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में काम करता है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। मेंबर कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू इंटरपोल्स कम्युनिकेशन सिस्टम I-24/7 फैसिलिटेटिंग रियल टाइम कॉन्टैक्ट एंड एक्सेस टू इंटरपोल्स डेटाबेसेस। फिर डेटाबेसेस क्या है? इंटरपोल मैनेजेस 19 डेटाबेसेस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स एक्सेसिबल टू मेंबर कंट्रीज। फिर इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? तो जनरल असेंबली इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है विद 1 डेलीगेट फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। डिसीजंस आर टेकन ड्यूरिंग एनुअल मीटिंग्स। फिर इसका एक जनरल सेक्रेटेरिएट है, ऑपरेट्स अंडर अ सेक्रेटरी जनरल हु मैनेजेस डे टू डे ऑपरेशंस। और सेक्रेटरी जनरल का टर्म क्या होता है? 5 years, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। फिर इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी कंप्राइजेस ऑफ 13 members, each representing a different region, oversees the implementation of General Assembly decisions and supervises the work of Secretary General. फिर नेशनल सेंट्रल ब्यूरो क्या है? ईच मेंबर कंट्री हैज अ NCB, National Central Bureau, acting as the central point of contact with Interpol, other NCBs globally. NCBs are managed by police officials and are typically housed in the government ministry responsible for policing. तो इंडिया के केस में क्या हो जाएगा? यूनियन होम मिनिस्ट्री और CBI, ओके, NCB की जगह पे। फिर इन इंडिया द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन CBI सर्व्स एज द NCB, ऑलराइट। फिर 8 टाइप के नोटिसेस होते हैं, 7 कलर कोडेड होते हैं और एक स्पेशल नोटिस होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इन द फॉर्म ऑफ अलर्ट्स रिक्वेस्ट अलाउिंग द पुलिस इन मेंबर कंट्रीज टू शेयर क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दीज नोटिसेज आर इशूड बाय इंटरपोल जनरल सेक्रेटेरिएट एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एंड आर मेड अवेलेबल फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज। तो ये नोटिसेज बस आपको एक पता होना चाहिए, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट दैट रेड कलर नोटिस, येलो कलर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस एंड पर्पल नोटिस, ये 7 कलर्ड नोटिस हैं। बट एक नोटिस स्पेशल नोटिस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इशूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट्स ऑफ यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिशन कंडीशन। तो अभी आपने देखा होगा ट्विटर पे या कहीं पे भी रील्स में देखा होगा कि लोग बात कर रहे थे कि सरस्वती नदी जो है वो राजस्थान में फिर से दिखी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन रियलिटी इट वाज जस्ट आर्टिशियन कंडीशन। तो रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट विटनेस्ड अ रेयर आर्टिशियन फिनोमेना व्हेन हाई प्रेशर ग्राउंड वाटर इरप्टेड नेचुरली इन तारानगर विलेज, फ्लडिंग 25 बीघाज और लैंड मीन्स 25 बीघा का लैंड जो है वो बाढ़ में आ गया इसकी वजह से, इस आर्टिशियन कंडीशन की वजह से। तो आर्टिशियन कंडीशन क्या होता है कि हाई प्रेशर का वाटर जो है किसी रॉक के नीचे दबा हुआ है और उसमें जरा सा भी इंटरफेरेंस हुआ तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर के साथ बाहर आया, ओके। आर्टिशियन वाटर रिफर्स टू ग्राउंड वाटर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड इम्परमिएबल रॉक्स। इम्परमिएबल क्या होता है कि जिसके आर पार कुछ ना जा सके, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्फाइंड वाटर ड्यू टू द मटीरियल्स दैट ट्रैप्ड इट अंडरग्राउंड। When the top layer is punctured by drilling, the high underground pressure forces water to flow upwards naturally without pumps. ओके तो यही केस हुआ, वहाँ पे लोग खुदाई कर रहे थे पानी के लिए, बट वो जो लेयर थी वो पंक्चर हो गई, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी विदाउट पंप बाहर आने लगा, तो लोगों को लगा कि इट इज़ सरस्वती नदी जो कि लुप्त हो गई थी हमारे पहले के टाइम पे और वो फिर से आ चुकी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आर्टिशियन कंडीशन क्या है? द टर्म आर्टिशियन कम्स फ्रॉम आर्टोइस इन फ्रांस वेयर सच वेल्स फर्स्ट ऑब्जर्व इन द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस में पहली बार आर्टिशियन कंडीशन ऑर्टोइस में देखी गई थी फ्रांस में, तो उसी के नाम पे इसका नेमिंग कर दिया गया आर्टिशियन कंडीशन, ओके। तो फैक्टर्स लीडिंग टू आर्टिशियन कंडीशन: जियोलॉजिकल इंटरनल प्रेशर विद इन द एक्वाइफर, अंडरग्राउंड बैरियर ब्रेक, एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम ओवरलाइंग रॉक्स, नेचुरल पाथवेज ड्यू टू क्रैक्स इन द रॉक्स, ऑलराइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिशियन कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? गाइडलाइंस ऑन प्लेइंग नेशनल एंथम। रिसेंटली ये क्यों न्यूज में है? तमिलनाडु गवर्नर लेफ्ट द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिलीवरिंग द कस्टमरी एड्रेस ऑन ओपनिंग डे ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, कंप्लेनिंग दैट द नेशनल एंथम वाज नॉट प्लेड बिफोर हिज शेड्यूल्ड एड्रेस। तो आपको किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कि भाई वो तो सही बात है, वो बजाना चाहिए था नेशनल एंथम। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल एंथम बजाना ही है, इट इज कस्टमरी, ये कंपलसरी नहीं है कि आप बजा सकते हैं। बट व्हाट हैपेंस, एक रिचुअल बन जाता है कहीं भी किसी भी जगह पे। लाइक तमिलनाडु में क्या रिचुअल है कि स्टेट एंथम बजता है बिफोर गवर्नर के एड्रेस के, और गवर्नर के एड्रेस के बाद नेशनल एंथम बजता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेडिशन है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, एंड दिस कन्वेंशन हैज बीन फॉलोड सिंस 1991। तो वो ऐसा ही कर रहे थे, बट गवर्नर गॉट अफेंडेड। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ही वॉज राइट और ही वॉज रॉन्ग, इट वॉज जस्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। लाइक इफ यू कैन से नागालैंड में नेशनल एंथम वॉज नॉट प्लेड इन द असेंबली अंटिल 2021। 2021 तक नेशनल एंथम प्ले ही नहीं होता था नागालैंड में, ऑलराइट। त्रिपुरा में भी नेशनल एंथम पहली बार बजाया गया 2018 में, उसके पहले वहां पे भी नहीं बजता था। तो पार्लियामेंट में क्या प्रैक्टिस है? ये भी एक रिचुअल की तरह फॉलो हो रहा है। द नेशनल एंथम इज प्लेड व्हेन द प्रेसिडेंट रीचेस द डायस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मेंबर्स एंड विजिटर्स स्टैंड ड्यूरिंग द एंथम एंड रिज्यूम देयर सीट्स एज द प्रेसिडेंट सिट्स। आफ्टर द एड्रेस प्रेसिडेंट राइजेस एंड नेशनल एंथम इज प्लेड अगेन। मींस पार्लियामेंट में क्या कल्चर है, क्या रिचुअल है कि जब प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट जब जाने वाले होंगे, आफ्टर बिफोर द एड्रेस एंड आफ्टर द एड्रेस दोनों टाइम नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा, ओके। तो की इश्यूज क्या है? इट इज मैंडेटरी वर्सेस कस्टमरी। अभी मैंने बताया कि प्लेइंग द नेशनल एंथम इज नॉट मैंडेटरी इन ऑल फंक्शंस एज क्लैरिफाइड बाय कोर्ट रूलिंग्स। इट इज कस्टमरी नॉट मैंडेटरी। इट इज लार्जली अ कस्टमरी प्रैक्टिस फॉलोड एट फॉर्मल एंड सेरेमोनियल इवेंट्स।
respect and tolerance. The Supreme Court has consistently upheld the right to religious freedom and freedom of conscience, emphasizing the need for tolerance and respect for diverse practices. Implementation challenges क्या हैं? Variability in state level practices, weak enforcement of existing guidelines leading to controversies. तो implementation जब नहीं होता है तो controversies बढ़ जाती हैं. किसका? कि ये एक customary चीज़ है, mandatory चीज़ नहीं है, लोगों को पता नहीं है. That's why controversies happen. ओके तो अब देखते हैं नेशनल एंथम के बारे में कुछ चीजें. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मान रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली. It was adopted as the national anthem in its Hindi version on 24 January 1950 by the Constituent Assembly. Then playing time क्या है? जो full text का playing time है वो 52 seconds है और short version का playing time वो 20 second है जिसमें first और last lines गाई जाती हैं. Then historical context of national anthem. It was first sung on 27 December 1911 at the INC session Kolkata. So this is the static part you should know. Inspired by the melody of Rag Ahilya Bilawal. So this is again a new thing, you should learn it. Then Rabindranath Tagore provided as English interpretation titled The Morning Song of India in 1919. Subhash Chandra Bose played an important role in popularizing the song during India's freedom struggle. Then legal framework देखते हैं हम इसका. तो constitutional provision क्या है? Article 51A of fundamental duties. इसमें क्या है? Citizens are required to respect the national anthem, national flag and other national symbols. But क्या है कि क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज वो जस्टिसेबल हैं? नहीं है. तो इसी वजह से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बना, जिसमें सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट फॉर प्रिवेंटिंग सिंगिंग और शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, अ फाइन और बोथ. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस क्या है नेशनल एंथम के लिए? व्हेन टू प्ले द फुल वर्जन, सिविल एंड मिलिट्री इन्वेस्ट टीचर्स के लिए, नेशनल सल्यूट टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, परेड, फ्लैग होस्टिंग, रेजिमेंटल कलर प्रेजेंटेशन, अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर एट फॉर्मल स्टेट फंक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द नेशन. देन मास सिंगिंग कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग फ्लैग अनफर्निंग, कल्चरल और सेरेमोनियल फंक्शंस, अराइवल और डिपार्चर ऑफ प्रेसिडेंट एट पब्लिक फंक्शंस. और जनरल कंडक्ट क्या है? ऑडियंस मस्ट स्टैंड टू अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड अनलेस इट इज पार्ट ऑफ न्यूज रील और डॉक्यूमेंट्री. तो इसका मतलब क्या हुआ? अनलेस इट इज पार्ट ऑफ न्यूज रील और डॉक्यूमेंट्री. लाइक हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं एंड किसी डॉक्यूमेंट्री में वो बज रहा है, तो ये अगर आपका एथिकल माइंड कहता है कि यू शुड स्टैंड, बट इट इज नॉट अ कंडक्ट, मींस आपको खड़े होना मैंडेटरी नहीं है. ऑलराइट, सो दिस में भी नेशनल एंथम पहली बार बजाया गया 2018 में, उसके पहले वहां पे भी नहीं बजता था. तो पार्लियामेंट में क्या प्रैक्टिस है? ये भी एक रिचुअल की तरह फॉलो हो रहा है. द नेशनल एंथम इज प्लेड व्हेन द प्रेसिडेंट रीचेस द डायस. Presiding officers, members and visitors stand during the anthem and resume their seats as the president sits. After the address, president rises and national anthem is played again. Means parliament में क्या कल्चर है, क्या रिचुअल है कि जब प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट जब जाने वाले होंगे, बिफोर द एड्रेस एंड आफ्टर द एड्रेस दोनों टाइम नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा. ओके, तो की इशूज क्या है? इट इज मैंडेटरी वर्सेस कस्टमरी. अभी मैंने बताया कि प्लेइंग द नेशनल एंथम इज नॉट मैंडेटरी इन ऑल फंक्शंस एज क्लैरिफाइड बाय कोर्ट रूलिंग्स. इट इज कस्टमरी, नॉट मैंडेटरी. It is largely a customary practice followed at formal and ceremonial events. Respect and tolerance. The Supreme Court has consistently upheld the right to religious freedom and freedom of conscience, emphasizing the need for tolerance and respect for diverse practices. Implementation challenges क्या हैं? Variability in state level practices, weak enforcement of existing guidelines leading to controversies. तो implementation जब नहीं होता है तो controversies बढ़ जाती हैं. किसका? कि ये एक customary चीज़ है, mandatory चीज़ नहीं है, लोगों को पता नहीं है. That's why controversies happen. ओके तो अब देखते हैं नेशनल एंथम के बारे में कुछ चीजें. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मान रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली. It was adopted as the national anthem in its Hindi version on 24 January 1950 by the Constituent Assembly. Then playing time क्या है? जो full text का playing time है वो 52 seconds है और short version का playing time वो 20 second है जिसमें first और last lines गाई जाती हैं. Then historical context of national anthem. It was first sung on 27 December 1911 at the INC session Kolkata. So this is the static part you should know. Inspired by the melody of Rag Ahilya Bilawal. So this is again a new thing, you should learn it. Then Rabindranath Tagore provided as English interpretation titled The Morning Song of India in 1919. Subhash Chandra Bose played an important role in popularizing the song during India's freedom struggle. Then legal framework देखते हैं हम इसका. तो constitutional provision क्या है? Article 51A of fundamental duties. इसमें क्या है? Citizens are required to respect the national anthem, national flag and other national symbols. But क्या है कि क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज वो जस्टिसेबल हैं? नहीं है. तो इसी वजह से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बना, जिसमें सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट फॉर प्रिवेंटिंग सिंगिंग और शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, अ फाइन और बोथ. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस क्या है नेशनल एंथम के लिए? व्हेन टू प्ले द फुल वर्जन, सिविल एंड मिलिट्री इन्वेस्ट टीचर्स के लिए, नेशनल सल्यूट टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, परेड, फ्लैग होस्टिंग, रेजिमेंटल कलर प्रेजेंटेशन, अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर एट फॉर्मल स्टेट फंक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द नेशन. देन मास सिंगिंग कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग फ्लैग अनफर्निंग, कल्चरल और सेरेमोनियल फंक्शंस, अराइवल और डिपार्चर ऑफ प्रेसिडेंट एट पब्लिक फंक्शंस. और जनरल कंडक्ट क्या है? ऑडियंस मस्ट स्टैंड टू अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड अनलेस इट इज पार्ट ऑफ न्यूज रील और डॉक्यूमेंट्री. तो इसका मतलब क्या हुआ? अनलेस इट इज पार्ट ऑफ न्यूज रील और डॉक्यूमेंट्री. लाइक हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं
एंड किसी डॉक्यूमेंट्री में वो बज रहा है, तो ये अगर आपका एथिकल माइंड कहता है कि यू शुड स्टैंड, बट इट इज नॉट अ कंडक्ट, मीन्स आपको खड़े होना मैंडेटरी नहीं है। ऑलराइट, सो दिस एंड लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स मीन्स लीड्स 2024 रिपोर्ट। तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है कि लीड्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीजेस द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2024। The Leeds 2024 report is the 6th edition of the report. The Leeds report was conceived on the lines of Logistic Performance Index of World Bank. तो Logistic Performance Index कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इंडिया में लीड्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यू शुड नो दिस। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द रिपोर्ट गिव्स एन इंसाइट इनटू इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टेट एट यूटी लेवल। पिलर्स, द रिपोर्ट इवेल्युएट्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 की पिलर्स। तो ये 4 की पिलर्स क्या हैं, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। अब देख लेते हैं लीड्स रिपोर्ट में, तो ये 4 ग्रुप में है, कोस्टल ग्रुप, लैंडलॉक ग्रुप, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप और यूनियन टेरिटरी ग्रुप। देन अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स, इन 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं कोस्टल ग्रुप में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब अचीवर्स में है। देन लैंडलॉक में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दीज आर अंडर लैंडलॉक ग्रुप इन अचीवर्स। देन नॉर्थ ईस्टर्न में आसाम, अरुणाचल प्रदेश आर इन अचीवर्स ग्रुप एंड यूटी में चंडीगढ़ एंड दिल्ली आर इन अचीवर्स ग्रुप। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं हाई एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने 72,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट प्रपोज किया है। ओके, तो पहले हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार का मैप। ऑलराइट, तो दिस इज द मैप। तो नॉर्थ अंडमान हो गया, देन मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड देन ये आपका लिटिल अंडमान हो गया। तो इसके बारे में ये आपको पता ही होगा, इसके मैप पता ही होंगे। देन कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, तो ये ग्रेट निकोबार में ये जो है प्रपोज की गई हैं जितनी भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 72,000 करोड़ की योजनाएं। ओके, तो इसमें जो है अभी आपको पता होना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो चेंज कर दी गई है, इट इज़ नॉट पोर्ट ब्लेयर नाउ, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। एंड देन साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो सेपरेट करता है वो क्या है, डंकन पैसेज। और अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो क्या है, 10 डिग्री चैनल, दिस यू शुड नो। और जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया के लैंड का, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार में ही लोकेटेड है। अब हम बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट है। Launched in 2021, the Great Nicobar Island Project is a 72,000 करोड़ 72,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट अंडर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स प्रोग्राम। मतलब ये 2021 से ही चालू है, बट इसमें कुछ एडिशंस किए गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग GNI Great Nicobar Island into a hub of trade, tourism and strategic military presence. Implementation under the aegis of Niti Aayog along with collaborations with global firms and institutions for technology and expertise. It was cleared by Ministry of Environment in 2022 and it is part of a broader strategy to enhance India's strategic presence and infrastructure in the region. Like some of you may think कि अगर ये सारा प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाया जाएगा तो इससे एनवायरमेंट को, वहाँ की इकोलॉजी को इफेक्ट करेगा, बट इट इज ऑलरेडी क्लियर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने वहाँ पे ग्रीन फ्लैग दे दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं विद योर ऑल द प्लान्स एंड प्रोसीजर्स। The project is expected to be developed over 30 years in a phased manner, मतलब phases में होगा, not all along, एक साथ नहीं होगा, पार्ट्स में इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। देन मेजर कंपोनेंट क्या है, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा कैम्बल बे पे। देन ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑलरेडी देयर, बट ग्रीनफील्ड बिल्कुल नया फ्रॉम स्क्रैच एक नया एयरपोर्ट वहाँ पे बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन इंटीग्रेटेड टाउनशिप, डुअल यूज मिलिट्री सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, न्यू एडिशंस किए गए हैं, एक क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक हाई एंड टूरिज्म के लिए। देन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर फैसिलिटीज सीकिंग 100 एकर्स ऑफ सी फ्रंट लैंड। एक्जिम पोर्ट बनाया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक एक्जिम पोर्ट बनाया जाएगा। देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स क्या है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पे है, गलाथिया बे में है। मिलिट्री सिविल एयरपोर्ट है अंडर नेवी कंट्रोल। पावर प्लांट एंड ग्रीन फील्ड टाउनशिप ओवर 130 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देन अभी बताया ही जैसे लोकेशन क्या है, सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का इन द बे ऑफ बंगाल। ज्योग्राफी क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड, इट हैज ग्रुप ऑफ 836 आइलैंड। देन सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट इज एट टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। प्रोटेक्टेड साइट्स कौन कौन सी हैं, तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कैम्बल बे नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क, तो ये सब वहाँ के प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, हाई डाइवर्सिटी है, हाई बायोडाइवर्सिटी विद यूनिक फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज। इंपॉर्टेंट फॉर मरीन लाइफ एंड कोरल रीफ्स, ये आपको पता ही होगा, कोरल रीफ्स वहाँ पे पाए जाते हैं। प्लेज अ क्रूशियल रोल in climate regulation, designated a world network of biosphere reserve by UNESCO in 2013। तो ये हो गया अबाउट ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च द रीवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल बैंक नेट इन न्यू दिल्ली। तो इट इज एन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द रिकवरी प्रोसेस फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक PSBs एंड मेक प्रॉपर्टी ऑक्शंस मोर एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। तो ये सारा डेटाबेस ऑनलाइन हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग का प्रोसेस टू लेकर के आफ्टर द ऑक्शन जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे, तो ये ईजी हो जाएगा।
Key features of BankNet: it is a centralized platform, consolidates e-auction property details from all public sector banks in one place. Listing include residential properties, commercial properties, vehicle, plant and machinery, agriculture and non-agricultural land. Integrated user journey, seamless pre-auction, auction and post-auction process on a single platform, as I have told. Technology driven architecture है, मतलब microservices based system with open APIs for third party integration. Analytics and reporting, dashboard है with spend analytics and instant MIS report generation. Customer support भी है उस पोर्टल में. डेडिकेटेड हेल्प डेस्क एंड कॉल सेंटर विद कॉल बैक रिक्वेस्ट फीचर्स. ये लोगों को हेल्प करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पोर्टल बनाया गया है. बेनिफिट्स क्या हैं? बूस्ट रिकवरी फॉर पीएसबीज, एनहेंसेस द रिकवरी प्रोसेस, स्ट्रेंथेंस बैलेंस शीट्स. तो ये हो गया हमारे बैंकनेट पोर्टल के बारे में. अब हम बात करने वाले हैं कोंडा रेड्डी ट्राइब की, जो कि न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए. और ये न्यूज़ में क्यों है कोंडा रेड्डी ट्राइब? तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल बर्डन है मैरिज, जो ट्रेडिशनल मैरिजेस हैं वो फाइनेंशियल बर्डन है. तो इन्होंने एक नया चीज़ अपने उसमें शामिल किया है रिचुअल में. लिव इन रिलेशनशिप्स आर गेनिंग एक्सेप्टेंस टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन्स. लव मैरिजेस, एलोपमेंट्स एंड मैरिज बाय निगोसिएशन और सर्विस आर ऑल्सो कॉमन. तो अब जानते हैं कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में. इनकी एथनोग्राफी क्या है? ये पीबीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. तो ये आपको पता होना चाहिए. इनहैबिटिंग द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश, प्राइमरली इन अल्लूरी सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट एंड खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं ये लोग? तो तेलुगु ही बोलते हैं विद अ डिस्टिंक्ट एक्सेंट है उनका. देन रिलीजन, तो प्रैक्टिसेस फोक हिंदुइज्म, वर्शिपिंग लोकल डाइटीज एंड फॉलोइंग ट्रेडिशनल रिचुअल्स. तो फैमिली और मैरिज, तो फैमिलीज क्या है उनकी? पैट्रियार्कल हैं और पैट्री लोकल हैं. तो पैट्रियार्कल आपको पता है. पैट्री लोकल क्या है कि शादी के बाद कहाँ रहते हैं? तो मेल के यहाँ पे रहते हैं. विद मोनोगैमी एज द फॉर्म थ्रू, मतलब पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती है लेकिन मोनोगैमी जो है वो वहाँ का नॉर्म है. लाइवलीहुड क्या है? दे रिलाइज ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन विद ज्वार एज द स्टेपल क्रॉप. They also grow commercial crops like cashew, nizer and chilies and depend on forest resources for sustenance. Then housing क्या है? उनकी housing unique circular mud walled house with thatched roofs, mirror bung architecture. ठीक है, तो ये उनके घर हैं, ये thatched roof है. ओके. देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? द ट्राइब हैज अ ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम लेड बाय अ हेरिडिटरी हेडमैन, जिसे पेड्डा कापू कहते हैं और जो कि विलेज प्रीस्ट के रूप में भी सर्व करता है. कल्चरल चेंज, मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस लाइक लिव इन रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट देयर अडेप्टेबिलिटी विद while preserving harmony and traditional values. ये अपनी हार्मनी और ट्रेडिशनल वैल्यू को करते हुए प्रिजर्व लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे फाइंड देयर ट्रेडिशनल मैरिजेस एज फाइनेंशियल बर्डन्स. ऑलराइट. अब एक और ट्राइब है टोडा ट्राइब, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो टोडा ट्राइब जो है इनका एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल, जिसको मोडवेट बोलते हैं, जो मुथनाडु मुंड नीलगिरीज में सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये नेटिव कहाँ के हैं? द्रविडियन एथनिक ग्रुप है, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु. अप्रॉक्सीमेटली 1600 टोडा लिव्स इन 69 सेटलमेंट्स अक्रॉस द नीलगिरी हिल्स. लैंग्वेज क्या है? टोडा लैंग्वेज ही है, एंड इंडिजिनियस द्रविडियन लैंग्वेज ऑफ सदर्न इंडिया ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टोडा कोटा सब ग्रुप ऑफ साउथ द्रविडियन. इनके कस्टम्स क्या हैं? तो रिलीजन, टोडा ट्राइब रिलीजन इज बफेलो सेंटर्ड. दे परफॉर्म रिचुअल्स फॉर मैनी डेयरी एक्टिविटीज एंड ओनली मेन हैव बिकम डेयरी मैन प्रीस्ट कैन मिल्क द सैक्रेड बफेलोज. पॉलीएंड्री है वहाँ. तो पॉलीएंड्री, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या होता है? वेयर अ वुमेन वुड मैरी ऑल द ब्रदर्स इन अ फैमिली, ये होता है पॉलीएंड्री. देन फ्यूनरल रिचुअल्स क्या है? तो ड्राई फ्यूनरल सेरेमनी होती है दैट टेक प्लेस 9 months आफ्टर द क्रिमेशन. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? यहाँ की एम्ब्रॉयडरी. तो यहाँ की एम्ब्रॉयडरी, पुखूर आर्ट या पुखूर एम्ब्रॉयडरी जहाँ पे भी आए तो वो किस टाइप से रिलेटेड है? टोडा ट्राइब से रिलेटेड है. ऑलराइट. देन फ्लावर सिंबलिज्म है. द टोडा ट्राइब यूजेस फ्लावर्स टू इंडिकेट द सीजन एंड स्टेजेस ऑफ द ईयर. लाइक व्हाइट फ्लावर यूज करते हैं शोल फॉरेस्ट में व्हेन द साउथ वेस्टर्ली मॉनसून इज एंडिंग. आर्किटेक्चर, बैरल वॉल्टेड टेम्पल्स एंड हाउस. देन हम बात करने वाले हैं इंडस वैली स्क्रिप्ट की. तो ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज रिसेंटली तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो स्टॉलिन जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया है $1 million का प्राइज फॉर एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन सक्सेसफुली डिसाइफर द स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर. तो इसके बारे में देखते हैं. इंडस स्क्रिप्ट फाउंड ऑन सील्स, पॉटरी एंड टैबलेट्स एट हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा. तो पिक्टोग्राम बेस्ड राइटिंग है इनकी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है. द स्क्रिप्ट इज रिटन यूजिंग पिक्टोग्राम्स ऑफन अकम्पनीड बाय एनिमल्स और ह्यूमन मोटिव्स. तो इनकी जो स्क्रिप्ट की स्टाइल क्या है? बोस्ट्रोफेडन स्टाइल है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लर्न कर लीजिए. बोस्ट्रोफेडन स्टाइल, तो ये कैसी स्टाइल होती है? अल्टरनेटिंग बिटवीन राइट टू लेफ्ट एंड वन लाइन लेफ्ट टू राइट, इस तरह से ये इनकी स्क्रिप्ट की राइटिंग होती है. इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन. ओके. देन अनडिसाइफर्ड नेचर. द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट डिस्पाइट एक्सटेंसिव रिसर्च. Numerical system. The numerical system is based on the decimal system with single downward stroke representing units and semicircles representing tens. Material used. Indus script inscriptions appear on diverse materials including seals, pottery, bronze tools, stoneware bangles, bones, shells, ivory, statite bronze and copper tablets. Seals and animal motifs. Seals typically feature the script at the top and an animal motif at the center, often serving identification and administrative purposes. Functionality क्या है? Seals may have been used as amulets or talismans, but their primary function was to mark trade, good for identification.
Trade connection, clay tax bearing the Indus script has been discovered in Mesopotamia, indicating the extensive trade networks of the Indus Valley civilization. Then narrative imagery, the script often combines text with depiction of humans, animals and mythical creatures, hinting at possible religious significance. Okay? तो इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन 1924 बाय सर जॉन मार्शल. तो इसकी लैंग्वेज रिमेन्स अनडिसाइफर्ड इवन आफ्टर 100 ईयर्स. तो ये क्यों है? बिकॉज बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं कि वो मतलब बाइलिंगुअल नहीं है और पिक्टोरियल है, बहुत सारे अल्फाबेट्स में नहीं है. लाइक सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट अभी 26 कैरेक्टर्स का मिला हुआ है उन्हें. Cultural parallels, archaeologists have found connections between Indus graffiti marks and Tamil Nadu symbols, suggesting links to Dravidian culture. इसी वजह से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि द्रविडियन कल्चर से इसका कुछ लिंक पाया जा सकता है. चैलेंजेस क्या है डिसाइफर करने के लिए? शॉर्ट टेक्स्ट है. इंडस टेक्स्ट आर जनरली ब्रीफ एवरेजिंग 5 कैरेक्टर्स और लॉन्गेस्ट कैरेक्टर मिला है ओनली 26. ये लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है. देन एब्सेंस ऑफ बाइलिंगुअल टेक्स्ट. Unlike the Rosetta Stone of Egyptian hieroglyphs, no bilingual inscriptions have been discovered to aid in deciphering the Indus script. Like और किसी लैंग्वेज में लिखा होता तो डिसाइफर करने में ईजी हो जाता, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट. देन सिग्निफिकेंस क्या है? अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया गया तो क्या होगा? तो कल्चरल इंसाइट्स मिल जाएंगे कि कहाँ से वो ज़्यादा संबंध रखता है. प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन सोसाइटल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डेली लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. स्ट्रेंथेन्स कनेक्शंस बिटवीन इंडस वैली अंडरस्टैंडिंग. कंफर्म्स IVC प्रेसिडेंस ओवर आर्यन सिविलाइजेशन. स्ट्रेंथेन्स द हाइपोथेसिस ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज बीइंग स्पोकन. मतलब है कि नहीं है ये भी पता चल जाएगा. देन एकेडमिक रिकॉग्निशन. एनकरेजेस ग्लोबल कोलैबोरेशन अमंग लिंग्विस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट. प्रमोट्स तमिलनाडु एज अ हब फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड स्कॉलरशिप. इसी वजह से हिस्टोरियन जी ने ये बोला है कि जो अब उन्होंने प्राइज़ देने की अनाउंसमेंट तो कर दी, बट आपके लिए एक क्वेश्चन है, इज़ इट एथिकल? आप बताइए, इज़ इट एथिकल टू गिव रिवॉर्ड्स लाइक दिस? इज़ इट एथिकल? रिसर्च में अवार्ड्स देना मीन्स नॉट रिवॉर्ड्स लाइक फाइनेंशियल प्राइजेस देना, इट इज़ एथिकल कि नहीं? ये एथिकल है या नहीं है, ये आप कमेंट में बताइए कि एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये था अभी तक का जनवरी का करंट अफेयर्स. तो नेक्स्ट वीक ऑन मंडे वी विल मीट इधर ऑन संडे ऑन मंडे विद करंट अफेयर्स of the next week, means this Monday to Saturday or Sunday we will do on Sunday evening और in Monday morning. तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.